तो अच्छा, मैं कभी फेल हुआ सोचा नहीं इसलिए। होता यार, भीड़ में हम सीडीएस में सबके साथ जा रहे हैं, कभी लाइन में लग रहे हैं, कभी ब्लैक पेन साला ढूंढ रहे हैं, अपना ब्लैक पेन साला वो है कहाँ, होटल में जा रहे हैं, रुक रहे हैं भैया एक रात पहले कि एक दिन अपना भी आएगा AR-10 AR-4। बिल्कुल। यू डिड यू लुक बैक नाउ, अभी देखते हो पीछे यार, सारा इतना सारा स्ट्रगल, कहाँ डर लगना, पूरा समझ में भी नहीं आता साला रिकॉर्ड भी होंगे कि नहीं होंगे, जर्नी कभी कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा बता ना देखो, यार, अब तो बहुत कहानी होगी, लास्ट टाइम बात किया था मेरिट का वेट कर रहे थे, उससे पहले रिकमेंडेशन की कहानी सुनी, थोड़ा बताओ यार। एंड यू कैन सी हिज वीडियो, यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने बोला था BSc फाइटर पायलट है ना, वी विल सी, अभी तो मौका मिल रहा है, भाई साहब फाइटर पायलट की यूनिफॉर्म में नहीं है, भगवान ने चाहा तो वो भी मौका मिलेगा इंटरव्यू लेने का वैसे। जिनको आपने भी देखा उनका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं। ही इज ऑल इंडिया रैंक 3 एंड ऑल इंडिया रैंक 4। ये इंसान एयरफोर्स और आर्मी दोनों के लिए रिकमेंड हो गया है। ये वो जर्नी है जो इंसान हार्डकोर रिपीटर बन चुका है, कई बार स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस देख चुका है, और वो इंसान फाइनली ज्वाइन करता है। आई कॉल्ड हिम बिकॉज ऑफ सीडीएस टुडे, बिकॉज ये जितनी बार भी गए हैं ये सीडीएस से गए हैं। एंड मैंने वीडियो जब बनाई थी तब मैंने इनको नाम दिया था, BSc स्टूडेंट बिकम अ फाइटर पायलट। यही कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डजेंट मैटर व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड इज, यू कैन रीच टू द हाइट वेयर यू वांट। शर्त यह है कि आप सही तरीका जानते हो। और आज मुलाकात करेंगे अभिमन्यु से इसी बारे में। चलिए मुलाकात करते हैं। जय हिंद अभिमन्यु भाई, क्या हाल? जय हिंद शुभम, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हम मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, और एंड दैट टाइम आई एम सैड कि BSc लड़का बनेगा फाइटर पायलट। अब तो सपना बहुत पास से दिख रहा होगा। ऑल इंडिया हाँ रैंक 3 एंड आर्मी के लिए ऑल इंडिया रैंक 4। सो फॉर श्योर यू आर ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स, राइट? हाँ, फॉर श्योर। या मुझे तुम्हें आज बुलाने का मकसद है सीडीएस के लिए। यू आर अ काइंड ऑफ गाय हु हैज अ वेरी गुड क्लियरिटी अबाउट सीडीएस। 6 बार में से 5 बार आपने सीडीएस निकाला है, जो छठी बार था क्या मन नहीं कर रहा था? क्या क्या सीन था जो एक बार रह गया आपका? वो इनिशियल फेज में मेरा रहा था, क्योंकि काफी सारी मिस्टेक्स थी जो मुझे लगा। मैंने स्टार्टिंग में मेरे को नहीं, इतना गाइडेंस मेरे को प्रॉपर नहीं था, तो मैंने कई सारी मिस्टेक्स की। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, या फिर मैंने सब कुछ कवर करने का कोशिश किया, कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन फेल होने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, और जब मेरे को क्रक्स पता चल गया कि मेरे को कहाँ से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसे क्लियर करना है, तो फिर मेरे को एक मेरा रोड मैप मेरा क्लियर था, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई उसे क्लियर करने में। अच्छा, यूपीएससी का भी खौफ लगा भाई? यूपीएससी का एग्जाम है भैया, पता नहीं हाँ, क्या चीज है। यूपीएससी का क्या, थोड़ा सा जीएस का खौफ रहता है, कि यूपीएससी का जीएस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी रहता है, और वो अपना स्टैंडर्ड्स थोड़ा बार हाई रखते हैं। नहीं वो तो ठीक तो है, बट ऐसा लगा नहीं यार यूपीएससी क्लियर करना है। नहीं नहीं, ऐसा इतना मूड में अगर मैं रखता तो शायद क्लियर हो भी नहीं पाता। वो एक एग्जाम लेके चला मैं, कि एग्जाम है जो मेरे को क्लियर करना है, काफी सारी चीजें सीखनी है, तो वो मैंने कभी दिमाग में नहीं रखा कि यूपीएससी ही क्लियर करना है। तो मैं चल रहा है इस चीज को लेकर। अच्छा एक बात बताओ यार, आजकल ना ट्रेंड बनता जा रहा है मार्क्स की ना कट ऑफ बढ़ते जाना। एंड आई एम हाँ श्योर 6 अटेम्प्ट में तो आपने भी ये ट्रेंड देखा ही होगा, राइट? अभी आपने देना छोड़ा है, राइट? तो भैया ये ट्रेंड आपको खौफ करता था क्या, या आप इसके अकॉर्डिंग काम क्या करते थे? इनिशियली तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि मेरा एयरफोर्स की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स की कट ऑफ 140 से प्लस ही जाती है, और जब हाँ। मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरा स्कोर रहता था 110 105, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मेरा स्कोर 117 था, तो पर मेरा जीएस में 19 रह गया, तो मैं फेल हो गया। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो एक चीज पता चल गई कि हमको स्कोरिंग जो पार्ट्स थे वो मैंने फिर निकालना स्टार्ट किया, कि कहाँ पे स्कोर ज्यादा हो सकता है। तो पहले मैंने इंग्लिश में मेरा कम आ रहा था, तो मैंने इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया। मतलब जो जो स्कोरिंग चीजें थी, चाहे वो, फिर मैंने जीएस पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि जीएस में मैं लास्ट अटेम्प्ट में जीएस में फेल हुआ था, मतलब जो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था। तो उसके बाद फिर मैंने जीएस पे थोड़ा फोकस किया। तो मतलब ओवरऑल आपको काम करना पड़ेगा, आप किसी भी एक पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कट चलो ऑफ वो लगातार बात बढ़ती तो जा रही सही है, आपने अवॉइड नहीं कर सकते। जरा आप देखते हैं ऑल इंडिया रैंक 3 ऑल इंडिया रैंक 4 के इंग्लिश में नंबर कितने आते हैं आपके खुद के वर्ड से, दैट इज 65 to 70। है। हाँ, मेरा और आप 65 जानते 70। हो इवन गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 3 एंड 4 देयर आर द पीपल हु स्कोर 85 to 90 मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। तो मीन वो प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो मैंने क्या है, एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने जीके को बराबर टाइम दिया। जीके को या मैथ्स की गणित आप समझ गए कि 1 नंबर मिलता है वहां पर और बाकी में 0.83 मिलता है, ये गणित भी समझ हाँ, गए थे क्या आप? बिल्कुल मैथ पे फोकस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
मतलब मैथ मतलब जीके को क्या है, जीके अगर आपको एक बार क्रक्स पता चल गया ना, जीके आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलवा देता है। मतलब वो दोनों चीजें हैं, अगर आपको जीके समझ में नहीं आया तो वो आपको फेल भी करवा देगा, और अगर समझ में आया तो वो आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवा देगा। अब मेरा जीएस, मेरा एक टाइम था जब मेरे 19 मार्क्स थे, और इस बार मेरा स्कोर 53 था, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो जीएस में इसलिए मैंने फोकस किया कि मुझे पता था कि मेरा जो टारगेट था, मैंने सिर्फ सीडीएस को नहीं रखा, मैंने सीएपीएफ को भी टारगेट कर रखा था। तो इसलिए मैंने सीएपीएफ को फोकस रखते हुए जीएस पे फोकस किया, और उसके बाद मेरा इंग्लिश, मुझे लग रहा था कि अगर मैं 70 तक रहूंगा तो मेरा मैथ भी सही है, 60 टू 65 में मैथ में ले आता हूँ, तो मेरा स्कोर वही 170 प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर मी। अच्छा चलो ये बात सारी ठीक है, बट अगर जीएस की बात करें, जीएस का आपने क्या बोला शब्द, आपके शब्द क्या है? जिसको जीएस का खेल समझ में आ गया तो सब क्लियर हो जाएगा, वरना तो उसके लिए बहुत बड़ी क्या खेल समझ में आ गया? खेल यही कि एग्जाम की डिमांड क्या है। क्या डिमांड है? अभी चाहे कोई भी, जैसे एग्जाम है, एग्जाम हमको देखना चाह रहा है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा जाते हैं। अगर वो डिफर करता है एफकेट से, जो कि फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। हम्म। तो हमको कंसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तो कंसेप्ट हमको जो पता चलता है वो चलता है हमको एनसीईआरटी से। तो वहां से मुझे मतलब, मैं इनिशियली मैंने लूसेंट पढ़ के मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, मुझे पता चल गया कि लूसेंट से सीडीएस क्लियर नहीं हो सकता, हाँ एफकेट क्लियर हो सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया, तो मेरे में जब पुराने साल के पेपर मैंने निकालना स्टार्ट किया, तो वहां से मैंने जब देखा कि क्वेश्चन सीधे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं, तो वहां से फिर मैंने एनसीईआरटी की हेल्प कर लेना स्टार्ट किया। तो वो चीज मेरे क्लियर हो गई कि मेरे को अपने सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखने, और वो सोर्सेज मैंने डिसाइड किया आराम से बैठ के, गाइडेंस ली, जो सीनियर्स हैं या फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो सीएपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहां से मैंने पूरी गाइडेंस ली, और अपना एक लिमिटेड सोर्स लिस्ट पूरा बना दिया कि यहाँ इस चीज को मुझे पढ़ना है, और इसका रिवीजन मेरे को ज्यादा फोकस करना है। तो वो चीज मेरे क्लियर समझ में आ गई कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, और उसका कंफ्यूजन से अगर बचना है तो मेरे को रिवीजन पे फोकस करना होगा। तो ये 3 से 4 चीज मेरे दिमाग में क्लियर रख के, तो वो मेरे लिए फिर सिंपल बन गया। सोर्स क्या है, कितना पढ़ना बिल्कुल। है, और रिवीजन कितना करना है, 3 थिंग्स। रिवीजन के। ओके, बिल्कुल। एक एक बात को लेके चलते हैं। मेरी वीडियो से ही लोग इन्फ्लुएंस होके, मैंने सुना है ये वाला कोर्स भी ले लिया, ये किताब भी ले ली और वो भी कर लिया, ठीक है। अब ये बात बताओ भाई, मैं बोलता हूँ मुझे पता होता है कि ये चीज सही है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स केम टू मी, दैट्स माय जॉब टू ब्रिंग दैम, ठीक है। ओके। एंड सेम थिंग यू हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मेरे प्लेटफॉर्म से भी आप भी देखते थे। अब ये बताओ ऑनेस्टली, आपको भी एहसास हुआ होगा इन योर प्रोफेशन, अब तो ज्यादा अच्छे से एहसास हुआ कि हाँ यार कुछ प्लेटफॉर्म है सड़ियल और कुछ प्लेटफॉर्म सच में अच्छे हैं, पर अच्छे वाले भी मल्टीपल हैं। बिल्कुल। अब क्या करें, मतलब यू सेट वन सोर्स पे लगे और काम करना शुरू किया, सो व्हाट योर देखो, मतलब क्या माइंडसेट क्या है? जस्ट स्टिक टू इट, विश्वास रखो, जो कह रहे हैं करते चले जाओ, व्हाट वाज योर रूल, थंब ऑफ तो रूल? मेरा ये मानना है कि किसी का सिर्फ सुनने के बाद आप उस चीज को फॉलो ना करें। अगर ओके। आपने मेरे को कोई टीचर के बारे में सजेशन नहीं दिया, तो हाँ। पहले मैं जाऊंगा उनकी क्लास लूंगा, और हर टीचर का टीचिंग स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। तो हो सकता है कोई दोनों टीचर अच्छे हैं, लेकिन मेरे को एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो पहले मैं उनकी जो हर टीचर की फ्री क्लासेस, चाहे यूट्यूब पे हो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लासेस हमेशा अवेलेबल रहती हैं। आई थिंक वो इसीलिए अवेलेबल रहती हैं ताकि हम देख सकें कि उनका पढ़ाने का तरीका किस टाइप का है और क्या वो हमको सूट कर रहा है। तो जब मैं 2-3 क्लास लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो कितना रिलेवेंट है मेरे एग्जाम के, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले से ही पढ़ रखे हैं, तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो मुझे पता है किस टाइप से अगर पढ़ाएंगे तो मैं सही डायरेक्शन में जाऊंगा। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे 2-3 क्लास लेने के बाद, उनको कोरिलेट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उसके बाद फिर आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, मेंटोर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम अपने टीचर पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अपने सोर्सेज को पूरा टाइम लो डिसाइड करने में। मैं कहता हूँ डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो कि मेरे को इस पे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस सोर्सेज को फुलफिल, मतलब इस सोर्सेज से पढ़ना है। लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर आप कंफ्यूजन मत रखो, उसके बाद फिर फोकस करो कि मेरे को कवर कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है डिसीजन लेने वाला जो टाइम होता है। उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं रहता कि आप फिर दोबारा से उस टाइम को दोबारा से इन्वेस्ट करें इसे चीज सोचने में कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो सोचें पहले डिसीजन लेने से पहले, लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर पूरा फोकस उस चीज को कंप्लीट करने में करें। आपको एक बात समझनी होगी कि आपके पास 3 से 4 महीने बचे, आई थिंक 2-3 ही बचे, 4 तो मैंने बहुत गलती से बोल दिया। बट अब यहाँ पर जो एक मेजर गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं, ट्राइंग टू सर्च फ्री सोर्स ऑन यूट्यूब। ये गलती मत करा करो। अगर टाइम निकल गया ना, मतलब सोच के देखिए आपका समय सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, अगर आपने नोटिस किया है तो वो है मटेरियल को ढूंढने में। वो मत करो, ये गलतियां मत करा करो। आइदर लर्न फ्रॉम द पीपल एक्सपीरियंस कि उन्होंने कहां से गैदर की इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली, या या आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली कन्वेंशनल सोर्स से जाओ।
कन्वेंशनल सोर्स मतलब बुक्स, समझ लो मेरी बात। इन दोनों में से कोई एक मेथड लेके चलो, तुरंत काम करो। ये जो फ्री का मामला होता है ना, कभी कभार तो अच्छा हो जाता है भाई। मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर है फॉर एग्जांपल, अनअकैडमी पे मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, और अभी सीएपीएफ में मैंने पढ़ाया, तो सीएपीएफ में एक एक क्वेश्चन वहीं से आया। तो करंट अफेयर मैं और बाकी चैनल्स भी फ्री में पढ़ाते हैं। इफ यू हैव अ क्लियरिटी कि भैया कहां से पढ़ना है, शुरू कर दो। अब जैसे मैं एक छोटी छोटी बात बताना चाहूंगा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट ये वो टीचर्स हैं जो मतलब डंके की चोट पे कहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा। जैसे नितिन राठौड़ है, मैथ्स के लिए, ये एफकैट का पेपर सेट भी कर चुके हैं, एंड इनके बारे में कहा जाता है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिव्या गुप्ता मैम असिस्टेंट कमांडेंट है, इनके बारे में कहा जाता है कि पॉलिटी में अगर उन्होंने जो पढ़ा दिया, 15 क्वेश्चन कराए थे उन्होंने लास्ट टाइम, और 15 में से 12 इनके छपे छपाए आ गए थे। संजय सर इज नोन फॉर हिज साइंस सब्जेक्ट, पढ़ाते हिस्ट्री भी है पर साइंस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। साइंस में इन्होंने जो बता दिया उससे बाहर नहीं आया, 33 क्वेश्चन बताए, और 33 में से 30 क्वेश्चन, 30-31 क्वेश्चन इनके पढ़ाए हुए आ गए। द नेम इज सिद्धांत सरोवर देयर फॉर इंग्लिश। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपकी जो एक कोई भी बुक हो आपकी इंग्लिश की, वो इतनी मोटी आती है, इतनी मोटी। वहीं सिद्धांत सर के नोट से 50 पेज के होते हैं, और उससे बाहर नहीं आता। कमाल की बात है। सेम केस विद विशाल सर, वन ऑफ द मोस्ट लव टीचर ज्योग्राफी, कमाल। तो ऐसे टीचर्स के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको इनसे मेरे हिसाब से एक फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके रखना चाहिए। जो उन्होंने एक बात कही ना भी, अभिमन्यु ने, कि भैया जो टीचर्स तुम्हें फ्री लेक्चर्स देते ना, वो यही कारण होता है कि आपका यहाँ पर हो सके। तो मेक श्योर कि यहाँ पर 11 अगस्त को जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यू एनरोल इन इट। यहाँ पर आप प्लीज मेक श्योर करना कि इनसे जरूर पढ़ना, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि समय कम है, समय बर्बाद को 3 महीने यूं उड़ जाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस है आपके करियर में, आपकी एज की इंपॉर्टेंस है। बाय द एज ऑफ 23 एवरी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द डिफेंस विल बी ओवर। आगे बढ़ते हैं अभिमन्यु के साथ। आपने पास्ट ईयर पेपर की बात, मैं उंगलियों पे काउंट कर रहा था, यू टॉक 4 टाइम्स। पास्ट ईयर पेपर से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है। लकीली जो पहला वाला सीडीएस था इससे वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन आ गए। तो सीडीएस डू नॉट डू द कॉपी पेस्ट थिंग। व्हाट इज द रीजन टू डूइंग अ पास्ट ईयर क्वेश्चन? देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमको ये चीज दिमाग में रख के नहीं करने होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। वो चीज तो दिमाग में रखना ही बेवकूफ़ी होगी कि हम ये सोचेंगे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे तो मैं उनको कर लूंगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमको बताते हैं कि हमको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि हर एग्जाम की डिमांड अलग है, हर एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न्स अलग होते हैं, चाहे वो एफकेट है, चाहे वो सीडीएस है, या फिर एसएससी सीजीएल है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक बुक उठाता हूँ, चाहे मैं स्पेक्ट्रम में कोई भी बुक उठाता हूँ, वो बहुत बड़ी है, मैं पूरी नहीं पढ़ सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे को बताएंगे कि कौन सा पोर्शन मेरे को पढ़ना है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े फॉर एग्जांपल, तो मैं अब स्पेक्ट्रम मैंने एक देख लिया कि 1857 से लेके 1947 वाले पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस पोर्शन को कंप्लीट करूं, बजाय मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने बैठूं। अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े तो मैं जितना फोकस इस पोर्शन पे करूंगा, उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ने बैठ जाऊंगा, उसमें से रेयरली एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन पे 1 महीना इन्वेस्ट करना कोई वर्थ इट नहीं है, लेकिन जिस पोर्शन में से 10 या 11 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करवा देते हैं कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन रहेगा, या फिर साइंस में से मैं एनसीईआरटी में से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि हमको ये जरूरी जानना बहुत जरूरी है कि छोड़ना क्या है। क्योंकि अगर हम ये पता चल गया कि हमको क्या चीज़ हटानी है और क्या चीज़ पढ़नी है, तो हमारा आधा काम तो वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि रास्ता तो दिख गया, फिर उस पर बस चलना रह जाता है, और रास्ता डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक नोट आई थिंक आप भी डालना चाहेंगे, मैं पहले उस पर डाल दूं। इंग्लिश और जीएस का पैटर्न बदलता रहता है, बट एक का जो पेपर का पैटर्न नहीं बदलता वो है मैथ्स। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल, सिर्फ नंबर बदलता है। तो ये तो फिर और बेनिफिशियल रहता है, बहुत बेनिफिशियल है। एक नंबर मिलता है एक क्वेश्चन करने का, वहीं जीएस और इंग्लिश में 0.83 मिलता है, हर क्वेश्चन करने में 0.17 का एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है। और एआर रैंक और एआर रैंक 4 हमारे सामने बैठा है एक साल लेके वो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि मैथ में भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के आते हैं, कुछ लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं उसमें, कि सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते सीडीएस के अंदर मैथ्स के। तो हमको पता चल जाता है कि किस टाइप के अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो हम उसके लिए स्पेसिफिक क्लास भी ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे आके हमको इस टाइप के टॉपिक के क्लास लेनी है, तो आप यूट्यूब पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ले सकते हो। तो पुराने साल से क्या हमको पता चल जाएगा कोई क्वेश्चन अगर अलग, मतलब जो हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उससे अलग भी हमको अगर कुछ मिलता है तो हम उससे रिलेटेड थोड़ी रिसर्च करके उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हमारा फ्री का नंबर है वो एक। देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सब सही कर रहे हैं। अब जो डिफिकल्ट है वो गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पीछे जब रह जाते हैं जब जो क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं और हम गलत कर जाएं। तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, ताकि जो चीज रिपीट हो रही है एटलीस्ट वो गलत ना हो। और मैथ्स में कंसेप्ट रिपीट होते हैं, आपने देखा है। हाँ भाई, आप किस पे डिपेंड करते हो, मतलब लॉन्ग मेथड, कन्वेंशन मेथड पे या शॉर्ट ट्रिक्स पे? तो शॉर्ट ट्रिक को मैं नहीं मानता उतना, क्योंकि आपका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप ट्रिक पे काम कर सकते हो। अगर मैं मैथ्स में डायरेक्ट ट्रिक पे जाऊंगा और क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के आ गया तो वो मेरी ट्रिक वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा बेस क्लियर है, तो अगर मेरी ट्रिक उधर काम नहीं कर रही तो मैं अपना बेसिक मेथड यूज करके उस ट्रिक को यूज कर सकता हूँ, या फिर उस ट्रिक के बिना भी मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो शॉर्टकट मेथड में क्या, अभी जैसे मैंने जैसे बोला कि सीडीएस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं, जीएस हो चाहे इंग्लिश हो। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक में जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी नहीं आती है, हमको बस फैक्ट्स पता चल जाएंगे, ज्यादा कुछ फिक्स चीजें पता चल जाएंगी। तो अभी जैसे कि यूपीएससी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम कभी भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस एक आइडिया ले सकते हैं, तो हमको कंसेप्ट पूरी तरीके से तैयार रखने पड़ेंगे। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे और कुछ भी उन्होंने घुमा के दिया, तो उसके बाद फिर वो ट्रिक फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो लॉन्ग मेथड को आप स्टार्टिंग लॉन्ग मेथड से करें, लेकिन जैसे जैसे आपके रिविजन्स बढ़ते हैं उस लॉन्ग मेथड को आप छोटा करते हुए जाएं। और एंड टाइम पे फिर ऐसा हो जाता है कि आप एक हफ्ते में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, उस नीचे तक आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या आपकी जो तैयारी होती है वो पूरा थोरो हो जाती है, कि बड़े से आपने स्टार्ट किया, आप लाते लाते नीचे तक ले आए, तो अभी आप एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी शॉर्ट ट्रिक भी तैयार है, प्लस आपका लॉन्ग मेथड बेसिक मेथड भी क्लियर है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपके एम्बिट से बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों का मिक्सअप होना बहुत जरूरी है, कि शॉर्ट ट्रिक भी आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट नोट आप बुक पढ़ के बनाइए बजाय किसी और के शॉर्ट नोट्स फॉलो करने, क्योंकि हर किसी के शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। मैं अपने शॉर्ट नोट्स किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या सोच के वो बनाए। तो दोनों का मिक्सअप होना जरूरी है, आपको लॉन्ग मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उससे फिर आपको शॉर्ट की तरफ आना पड़ेगा। ओके ब्रदर, चलो इतनी बात तो हो गई, बट जरा इसमें एक बात बताओ। मैंने अपने टाइम में ये चीज अप्लाई करके देखी थी, एंड इट वर्क फॉर मी। आई वांट टू कंफर्म, क्या एयर इंडिया रैंक 3 और एयर इंडिया रैंक 4 आपकी, अब तो बहुत भारी भरकम लगता हो सुनने में, मैं तो यकीन नहीं हाँ होता होगा, है ना? तो अभी बताओ, क्या ये बंदा वो सेम बात फॉलो करता है? मैंने क्या किया था, मैंने पास्ट ईयर की बुक ले ली थी, 14 साल की। इसमें टॉपिक्स मैथ्स के डिवाइड हो रखे हो पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह। फ्रॉम वेयर एवर माई सोर्सेज फ्रॉम लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा के जरूर देखता था, एंड इट हेल्प मी। बिकॉज अगर मैं कहीं से भी कर रहा हूँ, वहां से कंसेप्ट समझा नहीं समझा वो ठीक, बट अगर अप्लाई हुआ नहीं वो, तो गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? देखो कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि हाँ अप्लाई नहीं होगा नहीं होगा, वो हमारे वो पेपर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट अगर आपने कहीं से भी सीखा है और आप अगर उसे अप्लाई कर पा रहे हो, तो वो आपकी हेल्प तो करेगा। हो सकता है कंप्लीटली ना करे, लेकिन किसी, अभी क्या होता है कई बार हम कंसेप्ट लगाते हैं तो कई बार एलिमिनेट भी हो जाते हैं कई सारे ऑप्शन के, चलो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो वो इनडायरेक्टली भी हेल्प कर जाता है। तो ऐसा नहीं कंसेप्ट बिल्कुल डायरेक्टली आपको पूरा क्वेश्चन दे देगा, कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट तो भी आता नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई सारे कंसेप्ट मिक्स होके भी यूज होते हैं। तो आप कंसेप्ट कहीं से सीखो डजेंट मैटर, वो बस आप अप्लाई करना आप सीख गए तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे लेनी है। सो योर मार्क्स ऑफ द लास्ट सीरीज इज around 50 marks in GS, 65 in English, which is just an average marks, and 60 marks in maths. So total अगर यहाँ पर देखें तो 175 के आसपास का स्कोर है, राइट? हाँ मेरा 175 to 180 है मेरा स्कोर। 175 to 180 का स्कोर, पहाड़ स्कोर लगता होगा। तो आप कह रहे हो कि कभी जब तैयारी शुरू की थी तो एयरफोर्स का स्कोर बहुत भयंकर लगता था कि भाई कभी स्कोर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब मैंने लगता जब था कि वो शायद अचीव ही ना हो पाए, क्योंकि मैं पहली बार जब फेल हुआ तो लग रहा था कि यार नहीं होगा। पर ऐसे टाइम पे क्या आपके पास अगर अच्छे पॉजिटिव लोग हो ना, जैसे मेरे पास मेरा एक फ्रेंड था मनीष चौधरी करके, तो उसने मेरे को हमेशा ये बोला कि तू कर जाएगा तू कर जाएगा। तो तब मेरे को लगा कि नहीं होगा। तो अगर अच्छे लोग आपके पास में है ना, तो उस वक्त बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा वीक कंडीशन में होते हैं। अगर उस वक्त आपको कोई पॉजिटिव इंसान मिल जाए तो फिर लगता है कि हम कर जाएंगे, क्योंकि उस बार उसका क्लियर हुआ था, मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाने दिया। तो उसने फिर पुशअप करके फिर मेरे को उसने फिर काफी सारी चीजें बताई उसने मेरी, क्योंकि उसकी मैथ अच्छी थी, मेरे को मैथ में प्रॉब्लम थी शुरू से, तो उसने मेरी मैथ में भी काफी हेल्प की। तो मेरे हिसाब से
अच्छे लोगों की गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरी मेहनत थी, मेरे आसपास जो लोग थी उन्होंने भी काफी मेहनत की मेरे साथ में, ये तभी मैं बात यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये ना बहुत पिलर होते हैं, मतलब इनकी ना, अब ऐसा तो है नहीं वो बैठ के तुम्हारे साथ पढ़ा है, ठीक है, मतलब नहीं कि नहीं तू नहीं पढ़ रहा तो तेरे को 2 चांटे मार रहा है, बट द वे द फाउंडेशन इज गिवन बाय दीज पीपल, सपोर्ट बाय फैमिली और देम, बहुत काम करते हैं। अच्छा मुझे ना एक सवाल बिल्कुल। हमेशा आता था, देखो यार, आई एम श्योर आप तब से देख रहे हो जब आप एक डिफेंस एस्पिरेंट थे खाली, एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम आई एम टू अ डिफेंस एस्पिरेंट, और आज भी मैं डिफेंस एस्पिरेंट। व्हाट काइंड ऑफ बिलीव डिड यू हैव कि यार ये इसकी वीडियो देखनी चाहिए? मुझे हमेशा बड़ा आता है, मतलब मैं तो हार्डकोर रिपीटर बन चुका हूँ, ठीक है, आई नेवर टेल डायरेक्टली फ्रॉम माय माउथ, बट मैं पूछता हूँ, बट व्हाट बिलीव केम इन योर हेड कि यार इसकी वीडियो देखनी चाहिए? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आई थिंक मैंने पहली जो वीडियो देखी थी एक तुम्हारी, तो मतलब आपकी जो उसमें कई सारे एसेसर्स की मैंने वीडियो देखी, जी। क्योंकि मैंने शुरू के 5 अटेम्प्ट जब दिए तब तक तो मैंने कुछ देखा नहीं था। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा अलग ही दुनिया में जीता था, अपने फ्रेंड को ही अपना इंटरव्यू दे दिया, अपने फ्रेंड पे अपना साइक टेस्ट चेक करा लिया, ना मुझे कुछ पता कि क्या उनकी डिमांड है, ना उसको कुछ पता। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारे मतलब ये कहते हैं ना, वैसे कोइंसिडेंटली बस दिख जाती है कई बार यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए कि दिख गई बस। तो फिर मैंने देखा तो काफी सारी चीज जानने को मिली कि यार आखिर वो साइकोलॉजिस्ट हमसे मांगना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, और कैसे वो सोचते हैं हमारे बारे में कि अगर मैं ये आंसर लिखूंगा तो वो क्या परसीव करेंगे हमारे उस आंसर से। तो फिर मैंने आपका चैनल ये सब्सक्राइब किया, फिर उसमें से मैंने वीडियोस निकालना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज के लिए 4-5 वीडियोस नहीं, देखी। बट आपको लगा नहीं ही इज अ डिफेंस एस्पिरेंट, ही इज हिमसेल्फ अ डिफेंस एस्पिरेंट, इसका क्यों तो नहीं हो रहा यार? खुद इतने लोगों का ले लिया इसने। मैं देख रहा था असेसर्स क्या सोचते हैं। अभी इंटरव्यू चाहे आप लो या फिर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अच्छा। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, उससे उससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। तो मैं ये नहीं सोचता कि तुम आप डिफेंस एस्पिरेंट हो या फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वो है कि असेसर्स क्या बता रहे हैं, वो मेरे काम आने वाला है। दैट्स योर जॉब। तो मैंने वो मेरे देखा, दिमाग में नहीं। दैट्स अ वेरी गुड फीडबैक यू हैव गिवन, थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम से सवाल में था, यू हैव डिड इट, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग क्योंकि जो दिस। असेसर्स है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। जी जी जी। हम्म। अब आगे जरा बढ़ते हैं। आपने मुझे फोन पे एक बात बताई विच आई कंप्लीटली एग्री, दैट वाज, यू नो, लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत जैसी मोटी किताब पूरी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हाउ, मतलब क्या पढ़ना है फिर क्या नहीं पढ़ना? वही वही मैंने बोला ना, प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। You said अगर मैंने conceptual. What do you mean by हाँ, conceptual in that Lakshmikant? कंसेप्चुअल में एक आपको फायदा होता है कंसेप्चुअल क्लियरिटी से, कि कुछ भी रटना नहीं पड़ता। अगर आपको पार्लियामेंट का बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें से 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो मस्ट है। तो आपको पार्लियामेंट अगर आप समझ गए, और पार्लियामेंट क्या, अभी आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, कुछ वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस होती हैं जहाँ पे आप पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फिर समझ में आएगा कि पार्लियामेंट है क्या, और पार्लियामेंट के हर वर्किंग के पीछे एक रीजन होता है। क्योंकि अब जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम उसे बनाते हैं, व्हिप क्या होता है, व्हिप की क्या रोल होता है। तो आपको अगर उसकी वर्किंग पता चल गई तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने हुआ तो आप क्लियर एज्यूम कर सकते हो कि हाँ पार्लियामेंट में ये काम होता है, ये चीज नहीं हो सकती, तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हो। तो लक्ष्मीकांत में क्या, अगर आप पूरी पढ़ने बैठो तो लक्ष्मीकांत है बहुत बड़ी। तो मैंने अभी क्या बुक लिस्ट इसलिए मैंने तैयार कर रखी थी अपने लिए पहले ही, कि मेरे को सबसे पहले ये चैप्टर करने हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, या प्रेसिडेंट हो गया, या गवर्नर्स हो गए, या फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपीज हो गए। ये सब बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये टॉप पे रहते थे कि इन सबको मैं पहले कंप्लीट करूंगा, रिवीजन करूंगा। उसके बाद अगर मुझे टाइम परमिट करता है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो फिर मैं ऐसी चीजों के पास जाऊंगा जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, पॉलिटी हम्म। स्टार्ट करते वक्त शुरुआत में सबसे पहले होता है, कोई भी पॉलिटी स्टार्ट करता है उसी से होता है। अगर मैं, यू नो, कन्वेंशनल मैनर से जाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आपकी पूरी पॉलिटी पढ़ने का 30 to 40% टाइम खा सकता हाँ बिल्कुल खा सकता है ना, खा सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन या तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आ गया दैट विल बी वन। तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट हाउ डिड यू केम टू दिस रियलाइजेशन? मैं बोला ना, प्रीवियस क्वेश्चन मेरे को पता चल जाएगा पिछले 5 साल में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। बिल्कुल सही कहा गाइस, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मैं बार बार, आपने देखा, मैं बार बार अभिमन्यु से वही बात कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अभी सीडीएस प्रिपरेशन प्लान निकाला। आई टोल्ड यू समथिंग, अभिमन्यु टोल्ड यू समथिंग, इट्स ओके। बट अभिमन्यु ने भी, आई एम श्योर, किसी ना किसी की वीडियो देख के थोड़ा मोटा आइडिया लिया होगा। बट यू हैव टू गो विद द पास्ट ईयर पेपर, लुक बाय योरसेल्फ,
rather than just accepting someone words. कि जब जी पेपर पलटोगे ना तब ऐसी कई चीजें पता लग जाएंगी जो इस इंटरव्यू से भी शायद स्किप हो गई. This is बिल्कुल. one of the most important thing. चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. आपको रटना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? ना तो बिल्कुल. आपने इंग्लिश में कुछ रटने वाला ऐसा लिया, ना ही आपने जीएस में लिया, ठीक है? लगता था भैया ये गलती कर रहा हूँ शायद मैं. शुरुआत के एग्जाम में तो लगता ही होगा, जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती जा रही होगी तो लगता होगा यार अभिमन्यु अब कर ले, काम कर. शायद पहले तो अब कट ऑफ इतनी कम आती थी, अब तो बहुत ज्यादा आ रही, तब तो लगता होगा यार. एक्चुअली क्या है, मैंने रटने वाली मिस्टेक अपने पहले अटेम्प्ट में कर ली. अच्छा. लूसेंट आपने कभी देखी होगी, लूसेंट तो उसमें सारा कुछ फैक्चुअल है. हाँ. मैंने पूरी कोशिश की पूरी लूसेंट को रटने की, और अच्छा. मेरे मार्क्स आए 19. तो मेरे को पता चल गया कि रटने से तो काम नहीं होगा. लेकिन जब मैंने रटना छोड़ के कंसेप्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो गए. तो फिर मेरे दिमाग में वो आया नहीं कि मेरे को रटने की तरफ जाना चाहिए. जब मुझे पता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो आपका फैक्चुअल पार्ट भी कवर हो जाता है. इसलिए मैं कभी एफकेट में भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट्स आते तो कंसेप्ट के अंदर से ही है ना. आपको अगर कंसेप्ट पता है तो फैक्ट भी उसके अंदर से. अब ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है तो उसका फैक्ट उसके अंदर से आने वाला है. या फिर मैथ्स है, मैथ्स किसी भी टाइप की अगर आप सीडीएस की मैथ कर रहे हो तो एफकेट की उसके अंदर ही आने वाली है. तो मैंने शुरुआत में रट के मैंने गलती कर दी, चाहे मैंने मैथ के फॉर्मूला रटे, चाहे मैंने इंग्लिश के रूल्स रटे, तो वो सब कुछ मेरे लिए वेस्ट हो गया. लेकिन जब फिर मैंने उनको अप्लाई करना सीखा, प्रैक्टिस अच्छे से की, या फिर मैंने अच्छे से रिवीजन किया, कंसेप्ट्स को सीखा, तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गए. क्योंकि मेरा 117 था, उसके बाद फिर 130 हुआ, फिर 135 हुआ, फिर 145 हो गया, फिर उसके बाद फिर मेरा 150 क्रॉस हुआ, अब इस बार मेरा 180 है. तो मेरा स्कोर रेगुलरली बढ़ता गया. जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ रही थी, मेरे मार्क्स भी बढ़ते जा रहे थे. तो फिर दिमाग में कभी डाउट आया ही नहीं कि मेरे को रटने की तरफ जाना चाहिए. ये बहुत अच्छी बात थी. चलो अब बात करते हैं 3 महीने की. अगस्त इज गोइंग ऑन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम होंगे 14 तारीख को. व्हाट डू यू बिलीव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ पढ़ना शुरू करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद. 4 तारीख को निकली थी. राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 11, 12, 13. ठीक है, अब हम मिड ऑफ द अगस्त में हैं. व्हाट्स योर कॉल? अगर आज अभिमन्यु होता, आफ्टर गेटिंग ऑल दिस सच काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट ही विल डू? देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी लेवल 0 पे है, हाँ, तो आपको दोनों सीडीएस को एक साथ टारगेट करना होगा. मतलब ये वाला भी और अगला वाला भी? फेब वाला सीडीएस होगा आपका लॉन्ग टर्म टारगेट, और नवंबर वाला सीडीएस होगा आपका शॉर्ट टर्म टारगेट. क्योंकि 3 महीने के अंदर सीडीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना इज वेरी डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ. तो आपके पास अगर 2 टारगेट रहेंगे तो ये है कि सीडीएस इसमें तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, क्लियर हो जाता है, दैट इज बेस्ट फॉर मी. पर फेब वाला मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा. आप जरा ध्यान से सोचो, अभिमन्यु ने अपनी बात ना पूरी कैलकुलेटेड करके बोली है, एंड हिज ऑब्जर्वेशनल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी 3 महीने हैं, जब नवंबर वाला देके चुकोगे तो भी 3 महीने ही है. तो फिर लेकिन मैं अभी से अगर 6 महीने का प्लान अगर मेरे पास सामने रहेगा, तो फिर मेरे पास ये है कि मैं अभी तो फिर मैं वही वाली चीज़ है कि अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैं प्रायोरिटी वाली लिस्ट में देखूंगा. तो मैं स्टार्ट करूंगा हाई प्रायोरिटी थिंग से, और जितनी ज़्यादा हो सके, चाहे चाहे वो मैथ्स है, तो मैथ्स में मैंने देखा कि एलजेब्रा से ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, तो मैं अरिथमेटिक को करूंगा साइड में. एलजेब्रा मतलब जो एडवांस है, एडवांस में से एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन टॉपिक्स को मैं पहले क्लियर करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स को फैच करते हैं. उसके बाद फिर मेरे अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा, चाहे वो पैसेज हो गई, चाहे वो PQRS हो गई, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो गए, तो उन चीज़ों को पहले कवर करूंगा. फिर चाहे जीके जीएस है, जीएस में पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करूंगा, पार्ले में इसमें से पॉलिटी में से मैं मेजर पोर्शंस को पहले कवर करूंगा. तो 3 महीने में मैं जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे जो टॉप पे आते हैं उनको खत्म करूंगा. अगर मेरा उससे होता है, और अच्छे चांस हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने काफ़ी है, आप टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ों को कर सकते हो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. वो करने के बाद आप बिल्कुल सोचें मत कि क्या होने वाला है. अगले दिन से ही आप अगली वाली तैयारी स्टार्ट कर दें, उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए. अच्छा, एक बात और, तैयारी के कितने दिन मानने चाहिए? शुड बी प्रिपेयर एवरीथिंग इन द नैरो टाइम और इन द एक्चुअल टाइम? 3 महीने है, मैं 3 महीने नहीं मानता, मैं मानता हूँ मेरे पास 2 महीने. ठीक है, आई एम स्टिल टेकिंग 2/3 ऑफ द टाइम राइट नाउ. सो व्हाट्स योर प्रिपरेशन कॉल? यही करना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए? एक्चुअली मैं एग्जाम से 15 दिन पहले मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि 15 दिन हम कुछ भी नया पढ़ सकते हैं. अगर मेरे पास अगर 3 महीने, तो मैं मानूंगा कि 75 डेज के लिए या फिर 70 डेज के लिए मैं कुछ भी नया पढ़ सकता हूँ, कुछ भी नया रिवीजन कर सकता हूँ. लेकिन लास्ट के जो 20 दिन रहेंगे
उसमें मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करूंगा, क्योंकि अगर मैं उधर नया पढ़ने बैठ गया तो जो मैंने पिछले 70 दिन में पढ़ा है वो भी मेरा बिल्कुल गोल होने वाला है। तो जितना पढ़ा है उसका आउटकम अगर सही से लेना है तो उन 20 दिन को, उन 70 दिन को रिवाइज करने में लगाएं, बजाय नया पढ़ने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई अभिमन्यु भाई। अभिमन्यु भाई एक बात और कहेंगे, देखो एग्री भी करेंगे जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी ये फॉलो किया है। जब आप YouTube पे देखते हो ना, दिस पीरियड ऑफ टाइम जो कम टाइम होता है, एवरी YouTube चैनल विल क्लेम साला ये आएगा वो आएगा, मेरी सीरीज फॉलो करो, मेरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करो। सी फॉर देम यू आर व्यूअर्स, इफ यू गेट समहाउ इन्फ्लुएंस और कुछ क्वेश्चन आ गए तो अगली बार तुम उनका पेड कोर्स ले लोगे। दिस इज द होल आइडियोलॉजी और होल गेम ऑफ इट, राइट। नाउ अगर तुम्हें अपने पढ़े हुए पे विश्वास 2 पैसे का नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो तुम्हारा पढ़ा हुआ सब गायब, सब टट्टी हो गए, आम शब्द में बोले तो, ठीक है। और वो जो आया इससे 1-2 क्वेश्चन आए, उसके बाद तुम्हारा सीडीएस तो क्वालिफाई ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से नहीं होगा, बाय चांस तो ताके में हो गया, उसके बाद तुम उसका कोर्स बाय कर लोगे, बिकॉज यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड कि उससे कुछ हाँ, क्वेश्चंस आ गए, राइट। तो ये ऐसा ही कुछ ये ऑनलाइन ऑनलाइन का ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक मैं मानूंगा, क्योंकि ड्रॉप हो, बहुत सारे बहुत बड़ा कोर्सेज हैं। ड्रॉप है भाई। अभी करंट अफेयर के लिए आप देखो, कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी करंट अफेयर डालता रहता है। अब उसमें से अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो पेपर के अगले दिन ही बस देखो हमारी वीडियो से आया ये वो, तो वो सारा पंगा रहता है बहुत ज्यादा। ये छोड़ो, मैं ठीक खुद है। अभी करंट अफेयर लाने वाला हूँ और मैं खुद ये क्लेम हाँ, करने वाला हूँ। ठीक है। अभी जैसे अगर एग्जाम का था, अगर मान लो तो उसमें से फंस गए 5 या 10 क्वेश्चन, हम्म, तो आएगा। अभी जैसे कि करंट अफेयर के लिए मैंने फॉलो किया था, ये पाथफाइंडर की सर निकालते हैं मंथली। तो मैंने क्या, पहले तो उसमें सीडीएस में देखा, तो उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन उसमें से आ गए 75%। फिर मैंने किसी को फिर भी सजेस्ट नहीं किया कि वो पढ़ना चाहिए। फिर मैंने सीएपीएफ में ट्राई किया, उसमें से फिर 75 to 80% आ गया। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि हाँ उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि वो मैंने 2 से 3 बार देखा है। और इस बार भी सीएपीएफ का भी एग्जाम हुआ 2 दिन पहले, उसमें फिर 75% हुआ है। तो आपको थोड़ा सा देखना, वेट करना पड़ेगा किसी चीज, मतलब आप एक बार जैसे वो पहले तो देखो वो कितने दिन से वीडियो बना रहे हैं। अगर मान लो उनका लंबा है तो आप पिछले और पुराने साल के पेपर देखो कि भाई इनके वीडियो से क्वेश्चन आते भी या नहीं आते। सीधा एक पेपर के बेसिस पे आप उनको एनालिसिस मत, जज मत करो कि भाई ये इस तो पेपर में आ गए। अभिमन्यु बात सही कह रहे हैं, बट आई थिंक इन पे टाइम होगा तभी इतना एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी सिलेबस तैयार हो चुका होगा। बट मेरा एक सजेशन ये है कि तुम्हें देखना है, तुम्हें जो भी पसंद है, XYZ चैनल डजंट मैटर, देखो, बट अपने वाले जो चीज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर वो बिल्कुल, रिवीजन खत्म हुआ तभी दूसरे पे जाओ, डेफिनेटली। चाहे सो मैं कॉल्ड बोलता हूँ जीनियस हो वो बंदा। सोर्स फिक्स हो गए, आपने सोर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया, आप सेटिस्फाई हो, हाँ मेरा रिवीजन कंप्लीट है। अब उसके बाद आप फिर कॉर्नर्स में जा सकते हो कि हाँ भाई इधर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ वीडियो बनाई है इसने कि इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मैं देख लेता हूँ। या फिर करंट से रिलेटेड आपको लग रहा है कि कुछ मान लो डिफेंस से रिलेटेड कोई नई लेटेस्ट वीडियो आई है, तो मैं डिफेंस वाली देख लेता हूँ। लेकिन तब जब आपने अपना जो आपने फिक्स कर रखा है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो छोड़ा ना तो ना इधर के ना उधर के, वो वाला उधर हो की जाएगा अब ये बहुत अच्छी बात, एक और बात इसमें ऐड करूंगा, भाई भी एग्री करते होंगे। मैंने हिस्ट्री फिर। कभी नहीं की, बिकॉज आई हेट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, बट समवॉट यार ये बहुत वास्ट है। दूसरी सेकंड इकोनॉमिक्स, आई नेवर रेड इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली, बेसिक कांसेप्ट्स भी मेरे क्लियर नहीं है ज्यादा। अब मुझे ये बात पता थी कि भैया, कहीं मेरा एक सीरियस नहीं निकला था पहले जैसे आपका नहीं निकला, तो भैया ऐसा सीन है, देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स जो सो कॉल्ड क्लेम करेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा। मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही उनके पढ़ा के आएंगे, बट मैं लास्ट मोमेंट के उनके जो टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चंस है वो देखूंगा लास्ट में। तो जो मैंने साइंस पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मैंने करंट अफेयर पढ़े हैं, उसके बाद वो चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस। बट अपनी तैयारी पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगेन वही बात, कहानी घूम फिर के वही आ गई। देखो, विश्वास रखना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अब वो वाली बात है कि आपने बोला कि मैंने हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, तो फिर वो वाली चीज आती है कि कुछ ना करने से थोड़ा बहुत तो सही है। देखा। ठीक है। तो अभी आपने हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखी, तो फिर वीडियो देखने में नुकसान नहीं है। लेकिन आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ी है, मैंने पुराने साल के पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ी है, तो फिर आप फालतू कंफ्यूज मत हो। वेरी गुड वो वाली। पॉइंट। सी, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा होता क्या है ना, कोई भी यकीन नहीं करेगा जब आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आप रिकमेंडेशन नहीं लिया है या रैंक नहीं आई है, तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कि कोई सुनेगा ही नहीं। अभी एआर रैंक 3 और 4 देखकर थंबनेल में ये लोग आए होंगे, ठीक है ना। हाँ, सो कॉल जब आप लोग भाग जाओगे और कल आप लोग आओगे, मैं इंटरव्यू लूंगा, तो आप भी सेम बात कहोगे, भाई आपने वो इंटरव्यू में कहा था, मुझसे दोबारा क्यों बुलवा रहे हो, क्योंकि आप लोग भूल हाँ। जाते हो। ओके, वो चीज है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इन चीजों से कि लोग मानने लग जाते हैं, मानने वरना लग कोई नहीं जाते मानता। हैं। हाँ, स्टैम्प पेपर वाली कहानी हो जाती है अब हमारा यूपीएससी वही का वाली रिजल्ट। बात है कि वो ना लोग क्या फिर अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं। जो स्मार्ट पर्सन है वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाएगा, थोड़ा जल्दी बेनिफिट ले लेगा। और जो फिर अपने एक्सपीरियंस सीखा फिर उसमें टाइम तो लगेगा टाइम तो एक्स्ट्रा। लगेगा ही, वो तो है ही, धक्का वाली सीन हो जाता है वो, ये तो है ही।
आई थिंक अच्छा एक बात और, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा बट भाई करते हैं तो मैं भाई की बात लाऊंगा। भाई ने वो कैब नहीं पढ़ी, भाई का मानना था वो कैब सो वास्ट है, बहुत वास्ट है, उसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी भाई ने इडियम्स भी नहीं देखे, ठीक है ना, यू आर टोटली डिपेंड ऑन द ग्रामर। और इस बार स्पेलिंग्स में भी इस बार स्पेलिंग्स भी आ गई थी जो कि आपका प्रिपरेशन नहीं था। अब एक बात बताओ भाई, आपको थोड़ा बहुत लगता है इंग्लिश का पेपर हर वक्त थोड़ा बहुत बदलता हुआ आता है, थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपका इसमें क्या था कि यार सो कॉल्ड इतने नंबर लिया हूं 65-70 के लिए, क्योंकि मतलब देखा गया 30% 30 to 35% ऐसा आ रहा है पेपर जो कि थोड़ा चेंज भी है और थोड़ा रटने वाला भी है उसमें पार्ट। जब पहले मुझे याद है 2017-18 वो कैब ईडियम्स आते थे 20-20, अब हाँ उसको पहले तोड़ ज्यादा दिया है स्पेलिंग 10, एक्टिव पैसिव 10, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10, राइट। बिल्कुल। So what's your call on that? क्या करा जाए? देखो एक्टिव पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो करने ही करने हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो सारा रूल्स का है, आपने रूल्स अच्छे से कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी वोकैब मैंने एक चीज जो पिछले 2-3 पेपर से देखा है कि वोकैब इतनी ज्यादा टफ नहीं आ रही इतनी पहले आती थी। अभी क्या, जैसे मैं अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ या फिर अपनी बुक वगैरह रीड करता हूँ तो उसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो मैं कर देता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने वोकैब के अगर 10 वोकैबलरी के कोई वो क्वेश्चन है तो मैं 10 के 10 छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं करता हूँ 5-6 करता हूँ, उसमें कुछ गलत भी होते हैं तो मेरा एवरेज वही रहता है कट पिट के। तो जो मेरा जो कंसेप्ट, जैसे अभी मान लो 100 नंबर का पेपर है, अभी उसमें से 30 वाला पूरा रटने का है, तो ऐसा नहीं कि 70 में से मेरे पूरे 70 सही होने वाले हैं, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें से मैं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि 70 में से मेरी 55 to 60 मार्क्स आ जाएं। उसके बाद अगर 30 में से मैं 10, 12, 15 नंबर भी ले आया, दैट इज इनफ फॉर मी। तो ये मेरा फिर अप्रोच उसमें रहती है कि मैं ऐसे नहीं सोच के आया 30 वाला मैं बिल्कुल ही छोड़ूंगा, ऐसा तो फिर वो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि मैं, जो पर्सनल ये मेरा मानना है कि मैं गैस वर्क पे थोड़ा बिलीव करता हूँ। मैं, मेरा अटेम्प्ट हमेशा 100 से ऊपर रहा है इंग्लिश में, और वो इसलिए रहा है कि मैं मार्जिन लेके चलता हूँ कि चलो साला कुछ गलत भी हुआ तो भी मेरा मार्क्स 70 नीचे, 65 से नीचे तो नहीं जाएंगे बट एटलीस्ट। ये तो आपने तब लिया होगा जब आपने या तो PYQ बहुत ज्यादा करे हैं या मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा है, तभी आपको गैस वर्क पे अपना बहुत विश्वास होगा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, वो मैं मानता हूँ कि मैंने इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने मैंने वो नो रूल्स तुक्का पढ़े पॉलिसी थे का कि है, यार ये वो, लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, ये तो नो तुक्का पॉलिसी करा भाई, गैस मार रहा है, क्या चक्कर है। भाई ने नहीं नहीं मॉक नहीं, टेस्ट दिए हैं इसलिए इसको पता है कि इसका कितना है। देखो देखो, तुक्के में और गैस वर्क में एक डिफरेंस होता है। हम्म। तुक्का ये होता है, जैसे मैं अगर जीएस का भी एग्जांपल लूँ, तुक्का होता है कि आपको चारों ऑप्शन नहीं पता, आपने सीधे तुक्का मार दिया। गैस वर्क हमेशा होता है दो में से एक में, अगर आपको दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो और दो से लेके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप गैस करोगे कि चलो मैंने पढ़ा हुआ है इसमें, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि ये शायद नहीं है, तो मैं इस पर टिक करता हूँ। गैस वर्क कभी चार में से एक पे तुक्का मार रहे हो, वो गैस वर्क नहीं होता, वो वास्तव में तुक्का होता है। और तुक्के वाले क्वेश्चन में कभी अटेम्प्ट नहीं करता। जिसमें मेरे को कुछ नहीं पता मैं उससे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिसमें मुझे पता है कि हाँ मैं दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन क्लियर एलिमिनेट कर पाऊँ, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे को पता चल गया दो स्पेलिंग बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन दो में मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो फिर मैं वहां पे थोड़ा सा अपना आइडिया, अपना कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को टिक करूंगा। अच्छा भाई वो नहीं आती, आपका दिल नहीं कहता भाई ये आंसर तो पक्का सही, मेरा दिल कह रहा है। नहीं यार, अगर मेरे को पता ही नहीं है तो दिल मेरा नहीं गवाही भाई ये करता पहले यार। अटेम्प्ट में तो हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता कोई डिफेंस एस्पिरेंट की जिंदगी में ये पल आया ना हो। आता नहीं, जरूर है। ये बाद में समझ में आया ना कि ये पहले तो मैंने जय माता दी वाले भी तुक्के मारे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कि चलो अटेम्प्ट क्वेश्चन कम रह गए, चलो तो मारते हैं तुक्के, क्या करें। मैथ्स में मैंने तुक्के मारे हैं सीधे, मैथ्स में ये कोई बात। तुक्के नहीं मारता। तो अच्छा मैं कभी फेल होगा सोचा नहीं सीधे। होता यार भीड़ में हम सीडीएस में सबके साथ जा रहे हैं, कभी लाइन में लग रहे हैं, कभी ब्लैक पेन साला ढूंढ रहे हैं, अपना ब्लैक पेन साला वो है कहाँ, होटल में जा रहे हैं, रुक रहे हैं भैया एक रात पहले कि एक दिन अपना भी आएगा AR10 AR4। बिल्कुल। So you did you look back now, अभी देखते हो पीछे यार सारा इतना सारा स्ट्रगल, कहाँ डर लगना, पूरा समझ में भी नहीं आता साला रिकॉर्ड भी होंगे कि नहीं होंगे, जर्नी कभी कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा देखो, बता ना यार। अब तो बहुत कहानी होगी, लास्ट टाइम बात किया था मेरिट का वेट कर रहे थे, उससे पहले रिकमेंडेशन की कहानी सुनी, थोड़ा बताओ यार। एंड यू कैन सी हिज वीडियो, यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने बोला था BSc फाइटर पायलट है ना, वी विल सी, अभी तो मौका मिल रहा है, भाई साहब फाइटर पायलट की यूनिफॉर्म में नहीं है, भगवान ने चाहा तो वो भी मौका मिलेगा इंटरव्यू लेने का वैसे। देखो तब हमारा स्ट्रगल फेस चल रहा होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार कितना गंदा हो रहा है मेरे साथ, सारे गंदे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पास नहीं हो पा रहा मैं, या फिर मैं हर बार फेल हो रहा हूँ, चीजें इंप्रूव होती नहीं दिखती। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कांस्टेंट हो गई है, वो बढ़ ही नहीं रही है, तो उस चीज़ों पर कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन अभी जब रिकमेंड हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक बार वीडियो देख रहा था, जैसे ये वीर की कुछ वीडियोज हैं डिस्कवरी पे AFA से रिलेटेड, तो मैं बैठ के सोच रहा था यार ये सब रिकमेंडेड है, अपना तो पता नहीं कब नंबर आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर हमारी किस्मत में ही नहीं है, या फिर हमारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। क्योंकि वो कई बार डाउट आते हैं, जब आप 5 या 6 बार आउट हो चुके होते हो तो फिर लगता है कि यार शायद ये चीज़ है ही नहीं मेरे अंदर।
लेकिन तब फिर यही रहता है कि और ऑप्शन क्या है, जब हमने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, अगर हमने छोड़ दिया तो जितना हमने इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट हो जाएगा, और अगर हम करते रहे तो शायद कुछ ना कुछ तो आगे काम आएगा। छोड़ने का मन करता भी नहीं अंदर से, बस वो होता है ये कॉल आ तो रही होती है। बिल्कुल, ये लगता है कि जब मेरे पास अटेम्प्ट है, अब कई बार हम सोचते हैं कि एसएसबी में तो किस्मत चलती है, तो फिर मैं सोचता हूँ साला किस्मत ही चलती तो किस्मत अच्छी भी तो हो सकती है। हर बार बेकार ही थोड़ी ना होगी। तो इसीलिए फिर वो तब लगता है, तब अपने आप को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई बार बार फेल हो रहे हैं, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज दिमाग में रखे कि शुरू क्यों किया था, क्योंकि ये डिसीजन कंप्लीटली मेरा था, मेरी फैमिली में से कोई डिफेंस में नहीं है, ना मेरे को किसी ने ये मोटिवेट किया कि भाई तू डिफेंस ज्वाइन कर, ये कंप्लीटली मेरा डिसीजन था कि मेरे को डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो फिर अब इसको छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है। और अभी अब मैं जब रिकमेंड होके आ गया हूँ तब मेरे को लगता है कि यार वास्तव में मेरे डिसीजन सही थे, अगर मैं छोड़ देता तो मेरा क्या होता। तो जब हम रिकमेंड होने के बाद जब फाइनल स्टेज पे पहुंच के जब पीछे देखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हर चीज एक रीजन की वजह से हुई है। अगर मैं इतनी बार फेल हुआ, अगर मैं फेल नहीं होता तो शायद मेरे अंदर वो मेच्योरिटी है या फिर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो शायद मेरे पास आ ही नहीं पाता। भाई सच चाहे वो बता पैशन अभिमन्यु है। भाई, एक बार कभी भी घर बैठे बैठे या जाते या रिकमेंड होने के बाद या एआर रैंक 3-4 दिखने खुशी के आंसू निकले थे, सच बता मुझे। वो आंसू तब निकलते हैं जब हम अपनी फैमिली को बताते हैं कि मेरी ये रैंक आई है। और वो आंसू तब भी निकलते थे जब मैं फैमिली को फोन करके बताता था कि पापा इस बार भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। क्योंकि वो इंसान है जो हमेशा होप लेके बैठा रहता है कि शायद ये इस बार कुछ अच्छी खबर सुनाएगा। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा, मेरे को ज्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मैं पापा को बताता था, फेस करता था कि मेरा इस बार भी नहीं हुआ, तो उनकी उम्मीद जब टूटती थी तो मेरे को दुख होता था। तो इस बार जब उनकी फेस को देखा, जो कहते हैं ना प्राउड फीलिंग जिसे बोलते हैं कि हाँ इस बार इसने कुछ किया, या फिर जब उनसे गांव वाले लोग या फिर उनके ऑफिस वाले लोग बोलते हैं कि आपकी ईमानदारी का नतीजा है, तो फिर खुद पे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से आज वो खुश हैं। तो उनको, मेरे को और किसी को कोई आंसू नहीं आया, ना मैंने अपने बारे में पूछा, लेकिन जब उनको बताया तब जरूर मेरे को वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था। क्योंकि वो शुरू से वो देखते आ रहे हैं मेरे फेलियर्स, इतने ज्यादा फेलियर में देख चुका हूँ, चाहे वो एग्जाम में चाहे वो एसएसबी में। तो अब सक्सेस जब उनको बताई तो फिर वो अलग एक्सपीरियंस होता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब सक्सेस आपकी हुई है बट आंसू मेरे निकलने वाली हालत हो रही है अभी। दैट्स अ रियली गुड यार, तो लगता है। दैट्स ऑसम, ऑसम। चल यार, अब मैं कहूंगा एआर 3 और एआर 4 या मेरे हिसाब से फ्रेम करा के रख लो। मैं सोचा था पीछे देखने को मिलेगा, फिलहाल तो वॉल्ट डिज्नी का देखने को मिल रहा है, मिक्की माउस वो मुझे। बोलते रहेंगे भाई। अब एक तो मिठाई बाकी है, मैं सबसे कहता हूँ अगर हाँ सिलेक्शन हो तो मिठाई बाकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी मिठाई के लिए बताओ, वहां आना है कि पार्सल कर दोगे, काम चल जाएगा? पार्सल ही करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, चल घर यार, पे। गुड टू सी यार, गुड टू हाँ। सी। चल यार, थैंक यू सो और मच फॉर योर लवली टाइम यार, तूने बहुत मदद कर दी। एंड अगेन यू केम फॉर द सेकंड इंटरव्यू, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। नहीं मीन्स मेरा वही एम था कि मेरे को शुरू में डाउट था, कई सीनियर्स ने भी बोला कि अभी थोड़ा हाईलाइट में, फिर मेरे को लगा यार थोड़ी किसी की हेल्प हो जाएगी तो मुझे, क्योंकि मुझे हेल्प हुई थी तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि मैं शुरू में आउट इसीलिए हो रहा था कि मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वीडियोस देखा तो मेरे को थोड़ा सा एक पाथ समझ में आया कि किस तरीके से तैयारी करना है। कुछ एसेसर्स के बारे में पता चला, चाहे वो थम्बुरा सर थे या फिर जहाँ से मैंने और असेसमेंट लिया है, तो एटलीस्ट उनके बारे में पता चल गया। कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के भी देखा, तो मेरे को वैल्यू पता उस चीज़ की कि उस जिन बच्चों के पास वो सोर्स नहीं है उनके लिए इस वीडियो की क्या वैल्यू रहेगी। तो फिर मैं सोचा छोड़ो, दो दो फ्रंट रोल एक्स्ट्रा डलवाएगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपके फ्रंट रोल की टेंशन मत लो, उनको नहीं दिखेगा। और सर मिल जाए तो प्लीज मेरे को माफ कर देना, भाई के अरे लिए मैंने सर, कोशिश बहुत की थी। मैं आया इसी सोच के कि अगर देगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ लोगों की मदद अगर उससे थोड़ी सी भी होगी ना, तो मेरा वो, मैं फ्रंट रोड झेल लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम। थैंक यू ब्रदर। बाय ब्रदर, ओके। टेक केयर। जय हिंद, बाय। जय हिंद। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मिठाई जरूर खिलाएं अपने सिलेक्शन पे, एंड उस मिठाई का मैं इंतजार कर रहा हूँ। माई नंबर इज ऑन द टॉप एंड आई एम वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू एंड योर मिठाई। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। बट एक बात याद रखिए कि यहाँ पर अनअकैडमी आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। सो प्लीज इफ यू हैव लिटिल मनी, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, चेक द टीचर्स हाउ दे गुड दे आर एंड इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। 11th अगस्त को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच है, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। याद रखना इस बात को कि आपको कूपन कोड जो इस्तेमाल करना है वो है वाशने, प्लस गोल्ड कॉइन्स को भी इस्तेमाल करो। जब ये दोनों इस्तेमाल करोगे 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आपका जो भी टाइम है वो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती। So make sure join 11th August batch as soon as possible. Link in the description box, and you can see this feedback also. Listen to these students. अब मुझे honestly बताना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरों को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इतना बता रहे हो कि कोचिंग अनअकैडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षद से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात कही है, जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके। मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है। तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं। बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोलेगी। कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के। बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसी ने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ, फिर? इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी। हाँ। उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने 3 लोगों के छोटे छोटे क्लिप्स देखे, हर्षद, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। सो द बैच इज स्टार्टिंग ऑन 11th of August। अगर आप इसमें लेट भी हो जाते हो, डोंट वरी अबाउट इट पार्ट, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होती है। बस आपको एक बात जो याद रखनी है वो है कि डिस्काउंट कैसे मिलता है। वाशने कूपन कोड इस्तेमाल करके एंड गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करके। गोल्ड कॉइन मैक्स टू मैक्स 550 आ सकते हैं। आप कैसे आ सकते हैं वो भी बता देता हूँ। एक तो 200 गोल्ड कॉइन, 230 वो आपको देते ही देते हैं। बाकी गोल्ड कॉइन आप फ्री क्लासेस अटेंड करके उनकी अर्न कर सकते हो। मेरी अटेंड कर सकते हो, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, मेरी करंट अफेयर से बाहर कुछ भी नहीं आता। सो मेक श्योर यू जॉइन मी एंड यू विल फाइंड मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा और आपको 11th अगस्त का बैच का भी लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर ज्वाइन। याद रखना 25% का डिस्काउंट लेना है अगर आप एनरोल हो, क्योंकि ये 25% से क्या होता है, 25% से जो 12 महीने का प्राइसिंग प्लान है वो 6 महीने के रेट पे मिल जाता है। ये फर्क है, भूलना मत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान। 25% मतलब 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे?